स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये साहस सीरीज है जहां पर हम स्टडी आईक्यू की इस मॉडर्न इंडिया की बुक को जो आपको P2I बैच में मिलती है उसको कवर कर रहे हैं। और इस कवरेज के थ्रू व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पूरा एंड टू एंड कवर करेंगे। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्लेलिस्ट आपको स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, वहां पर हमने अपनी कहानी की शुरुआत की जहां पर मिडीवल इंडिया खत्म हो रहा है और मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है। इस कहानी की शुरुआत सन 1707 से हुई थी, जब मुगल सम्राट, मुगल एम्परर औरंगजेब का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है। लेटर मुगल्स कुछ खास इतने एम्पायर को अच्छे से संभाल नहीं पाते और उस चीज की वजह से कई सारे रीजनल किंगडम्स ऑटोनॉमी एक्वायर कर लेते हैं। अपनी कहानी में हमने हैदराबाद, कर्नाटक और बंगाल की कहानी को समझा। आज हम एक और इंपॉर्टेंट किंगडम की बात करेंगे जो कि एक रिबेल स्टेट था, एंड दिस वाज मराठास। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मराठा से रिलेटेड। अब आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि देखो, मराठास की जो ओरिजिन है उसको हम मिडीवल इंडिया में पढ़ते हैं कि शिवाजी का राइज कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने टेरिटरी को एक्वायर किया, मुगल्स और शिवाजी के बीच में किस तरह का फ्यूड था। यहां पर मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बेसिकली राइज ऑफ पेशवा को देखते हैं, क्योंकि शिवाजी के बाद उनके सक्सेसर जिस प्रकार से अपना शासन चलाते हैं तो हम उसमें क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि छत्रपति की अथॉरिटी मराठा से ग्रेजुअली डिक्लाइन करती है एंड पेशवाज डी फैक्टो रूलर्स बन जाते हैं मराठा किंगडम के। डी फैक्टो का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से पेशवा जो पूना में बैठते थे वो राज कर रहे हैं, छत्रपति सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड की तरह रह गए। राइट, तो यहां पर हमने जब इस चीज को पढ़ना है तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है। पहली बात देखो, अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे वहां पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी बता रखा है। राइट, और वहीं से ब्रिटिश एनेक्सेशन की कहानी शुरुआत होती है। और ब्रिटिश एनेक्सेशन में जब हम एंग्लो मराठा वॉर्स को पढ़ेंगे, उन वॉर्स को समझने के लिए थोड़ा सा बैकड्रॉप अगर पता रहेगा तो अच्छा होगा। तो इसलिए आज का ये सेशन आपके अपकमिंग सेशंस में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। जब हमने एंग्लो मराठा वॉर्स को समझना है तो इसको अच्छे से हम यहां पर समझेंगे, और उसके बाद जब एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ेंगे वहां पर भी हम एक बार रिवीजन इसकी करेंगे ताकि प्रॉपरली उस टॉपिक को हम समझ सकें। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स में खासकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वहां पर कुछ निटिग्रिटीज का हमें जानना काफी जरूरी है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम क्या समझेंगे कि वो क्या फैक्टर्स है जिससे कि मराठास या फिर पेशवास दे स्टार्टेड राइजिंग। ठीक है, तो 18वीं सदी में क्या माहौल था, किस प्रकार से मुगल्स डेक्कन से रिट्रीट करते हैं, और एक जनरल सिचुएशन क्या है मराठा एम्पायर की ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ठीक है, 1700s के साल में हम इन चीजों को समझेंगे। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ एक इंपॉर्टेंट पेशवा बनते हैं। हालांकि पेशवा पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट बालाजी विश्वनाथ ऑनवर्ड्स ये पेशवास जो हैं टू सम एक्सटेंट अपनी इंडिपेंडेंस या अथॉरिटी गेन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहां पर छत्रपति भी मौजूद हैं एंड शाहू जी विल बी द छत्रपति, लेकिन फिर भी बालाजी विश्वनाथ की अथॉरिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इन्होंने मराठास को सशक्त करने में अपनी क्या भूमिका निभाई उसके बारे में हम जानेंगे। और इनके देहांत के बाद इनके सुपुत्र बाजीराव, ठीक है, दिस इज बाजीराव वन, इन्होंने किस तरीके से मराठास में कंट्रीब्यूट किया, क्यों इनको फाइटिंग पेशवा कहा जाता था, क्या इनके मेजर चैलेंजेस थे, क्या लिमिटेशंस थी, और उसने मराठा हिस्ट्री को किस प्रकार से इंपैक्ट किया जो आगे जाकर ब्रिटिश को भी हेल्प करेगी टू एनेक्स मराठास। वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। बाजीराव वन के बाद बालाजी बाजीराव ये सक्सीड करते हैं, राइट, ही बिकम्स द पेशवा। यहां पर हम मेजर इवेंट्स जो इनके राज में हुए थे उसको जानेंगे। और यहां पर एक सबसे बड़ा इवेंट था कि छत्रपति शाहू जी उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद एक संगोला एग्रीमेंट आती है जिससे कि ऑफिशियली सारी पावर, सारी अथॉरिटी जो है वो पेशवा को दे दी जाती है। राइट, तो अब डी फैक्टो रूलर्स पेशवा बन जाते हैं मराठा किंगडम के। इनके अंडर मराठास एक्सपैंड भी करते हैं, अपनी चरम सीमा तक पहुंचते हैं, और बेसिकली बाजीराव वन की ही कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी मिलिट्री पॉलिसी के चलते फायदा हमें यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन दिक्कत आती है जब अहमद शाह अब्दाली, जिसकी इन्वेजन के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर रखा है, वो इन्हें इन्वेड करते हैं और अपनी कुछ लिमिटेशंस के चलते वो उनका सामना नहीं कर पाते। कॉन्सिक्वेंटली बैटल ऑफ पानीपत होती है एंड वहां पर हम देखते हैं दैट मराठास दे फेस अ डिसाइसिव डिफीट। राइट, इसके बाद क्या होता है मराठास के साथ आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत, तो वो चीज हम कहां पे पढ़ेंगे,
एनेक्सेशन ऑफ इंडिया अंडर यूरोपियंस। तो वहां पर जब हम एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे फॉल ऑफ मराठास क्या कॉन्टेक्स्ट उधर आएगा। ठीक है, तो मराठास की रेसरेक्शन, सक्सेशन डिस्प्यूट, उस सक्सेशन के डिस्प्यूट के बाद जो नाना फडणवीस हैं उन्होंने कैसे 12 भाई कॉन्स्पिरेसी की, और इस 12 भाई कॉन्स्पिरेसी के बाद कैसे ब्रिटिश इंटरवेंशन का कॉन्टेक्स्ट बनता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो एक एक करके इसको समझते हैं, और मैं आपको डराना नहीं चाहता, ये सारी चीजें बहुत आसान है, मेरे साथ आप कवर करोगे जो अब तक कर रहे हो, तो बहुत इजीली आप पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और खासकर ये पोर्शन जो डिफिकल्ट है उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हैं। ये पीडीएफ्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों आपके लिए, तो इन पीडीएफ्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप वहां पहुंच सकते हैं, वहां मैं पीडीएफ ये शेयर करता हूं। अलॉन्ग विद दैट hello.chandan.sharma मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पर भी जरूर मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो बेसिकली यू विल बी एबल टू रीच मी देयर। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फटाफट बता दूं कि देखो, अगर आपने पूरे के पूरे यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर कंक्लूसिव तैयारी करनी है और एक डिसाइसिव विक्ट्री जीतनी है यूपीएससी एग्जाम 2024 में, तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेस देन 365 डेज। तो यहां पर आपको जरूरी है कि आप ऑल इन वन कोर्स में एनरोल होकर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज के लिए एक अच्छी सॉलिड तैयारी करें। इन क्लासेस में आपको हैंड रिटन नोट्स मिले, ये बुक्स इसी में इंक्लूडेड है जो हम यहां पर भी कवर कर रहे हैं, और क्लासेस में और भी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड तरीके से हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। मोर ओवर, क्योंकि ये क्लासेस लाइव हैं तो वहां पर अक्सर कई बार डाउट आ जाता है, तो क्लास में ही एड्रेस हो जाता है, एंड इन केस पढ़ाई करने के बाद भी डाउट आता है तो यहां पर इस कोर्स में आपको मेंटोर्स दिए जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट करके आप अपने कई तरीके के डाउट्स को एड्रेस कर सकते हैं। ये क्लासेस 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, या लेटेस्ट बैच आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप थोड़ा बाद देख रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी हैव सम न्यू बैच, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड द कोर्स इज एक्चुअली 45,000 रुपीज, बट आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड CS Live, राइट। तो हैविंग सेड दैट, जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक कोर्स है हमारा। 2024 का कोर्स 2.5 साल की वैलिडिटी के साथ है, राइट। इसमें प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सिमिलर फीचर्स 2025 बैच के लिए भी हैं, पर ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, राइट। और इसमें 2024 और 25 दोनों का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। सो इसकी क्लासेस 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए CS Live कोड आपने यूज करना है। चलो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये फीचर्स आप एक बार अपने पीडीएफ से भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखो दोस्तों, अगर हम अपने आज के लेक्चर को डिवाइड करें तो बेसिकली अलग अलग पेशवास के अंडर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको समझ लिया अगर हमने, तो किस प्रकार से मराठास इंडिपेंडेंट हुए थे, एक रिबेल स्टेट की तरह बने, और मुगल्स के डिक्लाइन के बाद इन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी की तरह खुद को एस्टैब्लिश किया, तो वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से लेकर 1720 तक इंपॉर्टेंट इन्होंने पोजीशन होल्ड की, क्या इनके अंदर डेवलपमेंट्स हुई थी। बाजीराव वन, इन्होंने क्या किया, बालाजी बाजीराव वन, यहां तक हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी है, ठीक है, ये हम एनेक्सेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में एनेक्सेशन ऑफ इंडिया जो होती है, एंग्लो मराठा वॉर्स, उसमें हम कीनली ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो 18वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो 18वीं सदी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अर्ली 18th सेंचुरी यानी कि 1700 के बाद इमीडिएटली जो इनिशियल ईयर्स हैं, मिड 18th सेंचुरी एंड लेट 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होता है। इस डिक्लाइन की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसमें कि मराठास को एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह इमर्ज होने में काफी ज्यादा सहायता मिलती है। कॉन्सिक्वेंटली जो मिड 18th सेंचुरी के साल हैं, खासकर लगभग 1775 तक, ठीक है, 1707 के बाद 1775 तक, ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पर मराठास अपने चरम सीमा तक पहुंचते हैं, ठीक है, दे रीच देयर जेनिथ। एंड उसके बाद अंग्रेजों का होता है तांडव, और लेट 18th सेंचुरी यानी कि 1775 के बाद से ब्रिटिश का राइज होता है। इसमें हम कई एंग्लो मराठा वॉर्स देखते हैं, और 19th सेंचुरी की बिगिनिंग तक ब्रिटिश मराठास को भी डिफीट करके यहां पर खुद को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारा स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होगा जहां पर 1857 बिकम्स आवर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। ठीक है, एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, हालांकि सरकार PIB वगैरह में दूसरी चीजें भी बताती है, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मुगल्स आफ्टर औरंगजेब ये डेक्कन में कमजोर हो गए हैं। इनको रियलाइज हो रहा है कि डेक्कन की लड़ाइयों की वजह से हमने शाही खजाने को काफी ज्यादा डिप्लीट कर दिया है। कॉन्सिक्वेंटली ये डिसाइड करते हैं कि अब समय आ गया कि हमें रिट्रीट कर देना चाहिए, वी शुड नॉट
वेस्ट टू मेनी रिसोर्सेज, क्योंकि मुगल साम्राज्य की ऑलरेडी हालत काफी खराब है। जैसे ही ये रिट्रीट करते हैं तो यहां पर मराठा के मिलिट्री लीडर्स इमर्ज हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है मराठा सरदार्स। ठीक है, मराठा सरदार यहां पर इमर्ज हो जाते हैं। अब ये मराठा सरदार जो हैं बेसिकली मुगल फोर्सेस को वापस खदेड़ने में तो ये सक्सेसफुल हुए, राइट, लेकिन इनकी एक टेंडेंसी थी, हालांकि इनका जो ओरिजिनल पर्पस था वो ये था कि टेम्पररी बेसिस पर इनको एक जागीर दी जा रही है, या फिर वतन भी उसको कहते हैं, ठीक है, एक लैंड दिया जा रहा है और रेवेन्यू कलेक्शन इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बट जैसे जैसे इनकी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने एरिया में बनता है तो कॉन्सिक्वेंटली इनमें ये टेंडेंसी आ जाती है कि अपनी उस सरदारी को ये हेरिडिटरी बना दे, ठीक है, यानी कि खुद एक तरीके से ऑटोनॉमसली ये एक्ट करना स्टार्ट कर दें। अलॉन्ग विद दिस इनका एक यूनिफाइड एम्पायर को लेके कहीं ना कहीं विजन की कमी थी। अभी हम देखेंगे कि कॉन्फेडरेसी जो थी मराठास में, उसमें कई बार आपसी झगड़े भी होते थे, ठीक है, पेशवास के भोंसले सिंधियास के साथ, होलकर्स एंड सिंधियास की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, इनके आपसी झगड़े भी रहते थे। एंड कॉन्सिक्वेंटली इस यूनिटी और एक प्रॉपर लैक ऑफ विजन के चलते कहीं ना कहीं मराठा एम्पायर उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया जितना वो हो सकता था। ठीक है, इन्होंने टेरिटरी तो काफी बड़ी एक्वायर कर ली, इन्फ्लुएंस इनका काफी बड़े एरिया पे था, लेकिन प्राइमरी पर्पस इनका था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि थे चौथ और सरतेशमुखी, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिया है, और उसको हम मिडिवल इंडिया में और भी डिटेल में समझते हैं इन आर P2I क्लासेस। ठीक है, चलो सरदार्स के बारे में हमने समझ लिया, अब देखते हैं इनके हिस्टोरिकली मुगल्स के साथ क्या रिलेशंस थे। देखो, मराठास और मुगल्स दे वर ऑलवेज इन लॉगरहेड्स, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट में थे। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1681 में पर्टिकुलरली मानी जाती है, ये हम मिडिवल इंडिया में भी पढ़ते हैं, जहां पर औरंगजेब ने एक 27 साल लंबा युद्ध शुरू कर दिया मराठास के अगेंस्ट, राइट। तो 1681 में ये स्टार्ट होता है। औरंगजेब की आप जानते हैं कि रिलीजियस पॉलिसी, इंटॉलरेंस वो फॉलो करते थे, वो चीज ने भी मराठा को काफी ज्यादा उनके अंदर रिजेंटमेंट पैदा की। इस रिजेंटमेंट के चलते कई सारे युद्ध हुए, और एक युद्ध, ठीक है, ये इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बैटल ऑफ वाई। बैटल ऑफ वाई, इसकी कहानी भी हम कब कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बैटल ऑफ वाई में मुगल फोर्सेस दे आर फाइटिंग हु, दे आर फाइटिंग द सक्सेसर ऑफ शिवाजी, दैट इज संभाजी। यहां पे इस बैटल ऑफ वाई में कुछ ऐसा होता है कि यहां पर संभाजी को कैप्चर कर लिया जाता है, और कैप्चर होने के बाद इनको इतना टॉर्चर किया जाता है दैट ही इज टॉर्न अपार्ट एंड ही इज किल्ड। ठीक है, तो 1689 तक इनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद 1689 में ही इनके बीवी और बच्चों को भी कैप्चर कर लेते हैं मुगल्स, राइट। सो हिज सन शाहू जी एंड शाहू जी की मदर येसुबाई, ठीक है, इनको भी कैप्टिविटी में रखा हुआ है। लेकिन मुगल्स, औरंगजेब, इनको पूरी डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू यूज शाहू जी, जो कि एक राइटफुल आयर हैं टू द मराठा थ्रोन, ठीक है, छत्रपति होने का अधिकार शाहू जी का है। मीनवाइल राजा राम वन, ये हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, ठीक है, अभी रिवाइज करवाता हूं आपको, डोंट वरी। राजा राम वन, ठीक है, इनके ब्रदर, वो शासन चला रहे हैं, राइट, बट मुगल्स जानते हैं कि राइटफुल आयर शाहू जी हैं, तो इनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट करके, ठीक है, और शाहू जी छोटी उम्र के हैं, यहाँ पर लगभग 7 साल की इनकी एज थी, तो मुगल्स मानते थे कि जैसे ये बड़े होंगे, जब छत्रपति बनेंगे, इनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट करो, तो हम एक एग्रीमेंट इनके साथ कर लेंगे, जिससे कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की जा सकती है, मुगल साम्राज्य का जो वर्चस्व है वो कायम रहेगा, और मराठास एक सबऑर्डिनेट पावर की तरह डेक्कन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये कैप्टिविटी में चले गए, पीछे से बहुत बड़ी, आप देखो, उनके छत्रपति को मरवा दिया गया, मार दिया गया। तो आपको लगता है कि मराठास जो हैं, कमेंट्स में बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि मराठास शांत बैठे रहेंगे? नहीं, द एंटायर मराठा नेशन रोज इनटू अ रिबेलियन, और उन्होंने मुगल फोर्सेस का डटकर सामना किया, ठीक है, पूरी तरह से इनको खदेड़ा। लेकिन मुगल्स ने, क्या हुआ कि 1707 में जब औरंगजेब का देहांत हो जाता है, ठीक है, एंड 1707 में ही इवन राजा राम वन, उनका भी देहांत हो जाता है 1700 में, ठीक है, राजा राम वन ही डाइज इन 1700। तो उसके बाद ताराबाई, राजा राम वन की विडो जो हैं, वो अपने अंडर एज सन के बिहाफ पर एक रीजेंट की तरह एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब महिला होने के बावजूद भी मुगल फोर्सेस को इतने सेटबैक लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम करेंगे षड्यंत्र। वो शाहू जी वन को रिलीज कर देते हैं, सो दैट मराठास में एक सिविल वॉर इनिशिएट हो जाए। इस कहानी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेट अस रिवाइज वंस, ताकि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक रिविजन मिल जाए। और प्लीज दोस्तों, इस पूरी सीरीज को देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, शिवाजी ही डाइज इन 1680, ही सक्सीडेड बाय संभाजी,
ठीक है। नाउ संभाजी 1687 में बैटल ऑफ वाई में ही इज कैप्चर्ड एंड टॉर्चर्ड टू डेथ। ठीक है, तो यहां पर इनको कैप्चर करके मार दिया जाता है। इनके बेटे शाहू जी और यशुभाई इनको भी कैप्चर कर लिया जाता है इन 1689। ठीक है, एंड मीनवाइल क्या होता है, राजा राम वन शासन चला रहे हैं आफ्टर संभाजी। ठीक है, राजा राम वन की भी डेथ हो जाती है 1700 में, राइट। और इनका एक छोटा शिशु है, नवजात शिशु है, शिवाजी टू। शिवाजी टू के बिहाफ पे अब ताराबाई ये शासन चला रही हैं और इनका मानना है कि शिवाजी टू सक्सीड करेंगे राजा राम वन को। जब मुगल्स शाहू जी को रिलीज कर देते हैं, शाहू जी वन को, तब ताराबाई ये सोचती हैं कि ही इज बेसिकली एन इम्पोस्टर। ठीक है, और ये शाहू जी बनकर मराठा साम्राज्य को हथियाना चाहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दोनों में आपस में लड़ाई होती है और यहां पर शाहू जी को एक अपने पिता के बड़े विश्वसनीय एक मिनिस्टर की हेल्प मिलती है अलॉन्ग विद सम ऑफ द मराठा सरदार्स। ठीक है, और वो मिनिस्टर कौन होते हैं, बालाजी विश्वनाथ राव। ठीक है, ही हेल्प्स टू डिफीट ताराबाई। ठीक है, और क्या होता है इनके बीच में, बैटल ऑफ खेड़। खेड़ की लड़ाई में इन 1707 शाहू जी वन डिफीट्स ताराबाई। ठीक है, और यहां पर फिर शाहू जी वन छत्रपति बन जाते हैं। ठीक है, खेड़ की लड़ाई में ये चीज होती है, शाहू जी को कुछ मराठा सरदार्स और बालाजी विश्वनाथ का सपोर्ट मिलता है। नाउ बालाजी विश्वनाथ इज बेसिकली अ चित्पवन ब्राह्मण फ्रॉम कोंकण। एक्चुअली ना आप सबने ये टर्म शायद सुनी होगी, मेनी ऑफ यू हु माइट बी बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र, उनको पता होगा चित्पवन ब्राह्मण्स कौन होते हैं। ठीक है, इवन सावरकर ब्रदर्स दे वर चित्पवन ब्राह्मण। जनरली ब्राह्मण्स दे डोंट बिलीव इन वायलेंस। ठीक है, एंड बहुत ही टिमिड और थोड़े से डरपोक किस्म के कई बार दिखा दिए जाते हैं अक्सर हमारे टीवी सीरीज में या अदरवाइज कहानियों में। इवन आई एम ब्राह्मण सो आई नो दिस। ठीक है, ये माना जाता है कि काफी कमजोर होते हैं, बट चित्पवन ब्राह्मण्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, these are actually known to be most ferocious Brahmins। ठीक है, ये सबसे ambitious and सबसे fighter category of Brahmins की मानी जाती है। ठीक है, so बालाजी विश्वनाथ it belongs to this particular caste of Brahmins, right। अब यहां पर इनकी हेल्प से शाहू जी जीत जाते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड ऑफ मराठा हिस्ट्री। फर्स्ट पीरियड ऑफ मराठा हिस्ट्री में शिवाजी के अंडर जो मराठास राइज करते हैं हम उसको पढ़ते हैं, विच इज पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। यहां से बेसिकली वो ट्रांजिशन फेज जो मिडिवल से मॉडर्न की तरफ जाता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस पीरियड की सबसे खास बात यह है कि इधर छत्रपति की बजाय पेशवा की डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है। द पेशवास दे राइज टू पावर, राइट। तो यहां पर अपने सर्विसेज जो बालाजी विश्वनाथ की सर्विसेज की वजह से शाहू जी जीत जाते हैं, उसको रिकॉग्निशन करते हुए बालाजी विश्वनाथ को शाहू जी नवंबर 1713 में पेशवा अपॉइंट कर देते हैं, विच इज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा स्टेट। ठीक है, पेशवा अपॉइंट कर दिया जाता है। बहुत ही एबल स्टेट्समैन है बालाजी विश्वनाथ एंड कॉन्सिक्वेंटली इनके चलते लगभग सारे डिसीजंस पेशवा ही लेते हैं। ठीक है, सो ही बिकम्स अ फंक्शनल हेड ऑफ मराठा एम्पायर, यानी कि ज्यादातर निर्णय और ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, इनके पास चली जाती है। और छत्रपति जो हैं वो सिर्फ एक फिगर हेड की तरह भी काम कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट उनका से रहेगा, राइट, लेकिन ज्यादातर चीजें अभी पेशवा के पास चली गई हैं। ठीक है, इसके बाद बालाजी विश्वनाथ कहते हैं कि मुगल्स ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे अंदर सिविल वॉर करने की कोशिश की, अब टाइम आ गया है बदला लेने का। तो वहां पर उन्हें पता लगता है कि सैयद ब्रदर्स, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सैयद ब्रदर्स, कमेंट में इन दोनों के नाम बताइए दोस्तों, हम ये कर चुके हैं पिछली सीरीज। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं तो इनके नाम जरूरी हैं। ठीक है, वो नाम आपको पता होने चाहिए। सैयद ब्रदर्स के साथ ये एक कॉन्स्पिरेसी करके ये चाहते हैं कि एक पपेट मुगल एम्परर हम मुगल गद्दी पर बिठा के रखें जो हमारे इशारों पर नाचे। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, फारूक सियार हु इज द मुगल एम्परर इन 1719, इनको असैसिनेट करवा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि रफीउद तरजात और रफीउद दौला इनको मुगल एम्परर बनाया जाता है, और उसके बाद इमीडिएटली फिर मोहम्मद शाह रंगीला मुगल एम्परर बन जाते हैं, जिसको हमने अपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में किया था। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर जब ये हो जाता है, इसके बाद बालाजी विश्वनाथ ये क्या करते हैं, ही डिसाइड्स टू पे अ विजिट टू दिल्ली। दिल्ली की ये विजिट इनको क्लियरली दिखा देती है कि किस तरह से मुगल साम्राज्य बड़ी बुरी हालत में है। ठीक है, और वहां पर उनको दिखती है एक अपॉर्चुनिटी फॉर मराठास टू एक्सपैंड इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो अपने 15,000 ट्रूप्स के साथ ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं
एम्पायर की वीकनेस एकदम क्लियरली देखते हैं और इनको नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन का एक क्लियर विजन नजर आ रहा है। अब यहां पर क्योंकि इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प की, तो सैयद हुसैन अली खान, ठीक है, वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स, जो कौन था, मीर बख्शी था। यार रिवाइज कर लेना प्लीज, ये चीजें याद रहनी चाहिए। मीर बख्शी के साथ इन्होंने एक ट्रीटी साइन करते हैं जहां पर मुगल सनद, जिसको मुगल फरमान भी कह सकते हो आप, वो मराठा छत्रपति के लिए सिक्योर होता है। अब इस मुगल सनद या फिर इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट की कुछ प्रोविजंस थी। प्रोविजंस क्या थी कि मराठास को चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है फ्रॉम एंटायर डेक्कन। डेक्कन की कितनी 6 प्रोविंसेस थी, औरंगाबाद, बेराड़, बिदर, बीजापुर, खानदेश एंड विच वाज द सिक्स्थ वन, ठीक है, कमेंट्स में बताओ, हैदराबाद, ठीक है, जो कि निजाम की फिर सीट भी बन गई थी, राइट। डेक्कन के सारी प्रोविंसेस से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। कर्नाटक, ठीक है, यहां से भी चौथ और सरदेशमुखी ये कलेक्ट कर सकते हैं। और बदले में इन मराठास को क्या करना होगा कि 15,000 ट्रूप्स मुगल बादशाह की खिदमत में हाजिर करने होंगे, ठीक है। तो मुगल एम्परर के डिस्पोजल के लिए ये 15,000 ट्रूप्स जिनके साथ ये दिल्ली गए थे, वो उनकी खिदमत में प्लेस कर दिए गए। और इसी के साथ डेक्कन में ऑर्डर और पीस मेंटेन करने की जिम्मेदारी मराठास को दे दी गई, राइट। इसी के साथ साथ कुछ एनुअल ट्रिब्यूट मुगल एम्परर को भी इनको देना पड़ेगा इन एक्सचेंज फॉर कलेक्टिंग, इन एक्सचेंज ऑफ गेटिंग द राइट्स टू कलेक्ट ऑल द चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम डेक्कन, ठीक है। और उसका कुछ हिस्सा मुगल एम्परर को भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये सनद की बेसिकली कंडीशन थी। सो कॉन्सिक्वेंटली छत्रपति इस सनद की वजह से क्या बन गए, सरदेशमुख ऑफ एंटायर डेक्कन, और इतना बड़ा राइट इनको मिल गया। सो दिस सनद इज ऑफन कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर एज वेल, ठीक है। तो ये सनद इनको मिल गया, ठीक है, और इस सनद की वजह से डेक्कन मराठास का एक तरीके से सरदेशमुख बन गया, यानी कि उनकी मेनलैंड टेरिटरी की तरह उसको माना जा रहा है। अब इसमें होता कई बार ये था कि निजामुल मुल्क और ये मराठा छत्रपति एंड पेशवाज, इनकी आपस में तानामतोनी चलती थी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चलता था, वो देने से मना कर देता था चौथ एंड सरदेशमुखी, तो कई बार फिर इनमें आपस में लड़ाइयां भी हो रखी, ठीक है। तो इस वजह से एक राइवलरी भी देखने को मिलती थी, राइट। अब इतना बड़ा एरिया इनके पास चौथ और सरदेशमुखी के रूप में आ गया, तो यहां पर उसकी एक बेटर और एफिशिएंट कलेक्शन करने के लिए व्हाट बालाजी विश्वनाथ डज इज कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग एरियाज मराठा सरदार्स को असाइन कर दिए, और यहां से फाउंडेशन बन जाती है मराठा कॉन्फेडरेसी की। मराठा कॉन्फेडरेसी का मतलब यह है कि जैसे इंडिया है, इंडिया को अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए हमने स्टेट्स बना रखी हैं, पंजाब, J&K, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो यहां पर मराठास के अलग अलग एरिया से एक प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एरियाज को डिवाइड कर दिया। सो पूना के रीजन में, पूना की टेरिटरी ये आ गई पेशवा के पास डायरेक्टली, ठीक है। जो बड़ौदा का रीजन था, बड़ौदा और उसके आसपास की टेरिटरीज, ये मराठा सरदार जो गायकवाड्स हैं उनके पास चला गया। जो ग्वालियर है वो आ गया सिंधिया के पास, और इंदौर आ गया होलकर्स के पास, एंड नागपुर में भोंसले, ठीक है। इवन शिवाजी भी भोंसले कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, शिवाजी शाहजी भोंसले, ठीक है। अब यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव तो था कि टैक्सेस चौथ और सरदेशमुखी ये एफिशिएंटली कलेक्ट किए जा सके। तो एरियाज डिवाइडेड हैं, वहां से रेवेन्यू की जिम्मेदारी इन सरदारों की है। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज जिसने मराठा कॉन्फेडरेसी की नींव स्थापित की, वो आगे जाकर मराठास की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। होता यह है कि छत्रपति इन सरदारों के ऊपर अब डिपेंडेंट है, मराठा सरदार इनके ऊपर अब डिपेंडेंट है फॉर हिज फाइनेंसेस, एंड फाइनेंसेस आर बेसिकली वेरी एसेंशियल फॉर वेरियस थिंग्स इंक्लूडिंग द वेजिंग ऑफ वॉर्स, ठीक है। शाही दरबार भी ऐसे आराम से नहीं चलते, उसके लिए भी फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। तो यहां पर जो किंग है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी सरदार्स, ठीक है। आई होप ये आप समझ रहे हैं, राइट। अगर कोई पंजाब से है तो आपको पता होगा कि इवन जब महाराजा रंजीत सिंह या उनसे पहले भी पंजाब की सिख हिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ये मिसल्स का आता है, ठीक है, कि जस्सा सिंह आलूवालिया, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, राइट। यूपीएससी के लिए बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसको हम जब एनेक्सेशन ऑफ पंजाब करेंगे, अगला ही टॉपिक आपका द सिक्स है, उसमें मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि विद इन मराठास ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज के जो लीडर्स हैं उनको रिस्पेक्टिव टेरिटरीज दे दी गई है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए हैं, राइट। प्लीज, एनसीईआरटी का ना सरकार ने बड़ा बुरा हाल कर दिया है, इतनी ट्रिमिंग कर दी कि बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए अब कैंडिडेट्स को समझ नहीं आती कि क्या करें। बट हाँ, ओल्ड एनसीईआरटीज में ये चीजें बड़े अच्छे से दी होती थी, ठीक है।
सो यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन सरदार्स ये सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। इसी के बाद ये सरदार, ठीक है, इनकी जो टेरिटरीज थी वो जो मेन, ठीक है, मराठास का जो ओरिजिनली, राइट, ओरिजिनली जो इनकी सीट हुआ करती थी वो थी सतारा में। तो ये टेरिटरीज सतारा से काफी दूर थी। इवन पूना जो बाद में जाके सीट बन गई, ठीक है, कैपिटल बन गई, उससे भी काफी दूर थी। सो इन सरदार्स के जो टेरिटरी थी दूर होने की वजह से ग्रेजुअली छत्रपति का कंट्रोल इन पर थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो गया। एंड दी सरदार्स दे अल्टीमेटली स्टार्टेड बिकमिंग ऑटोनोमस, यानी कि जो यहां पर लीडर है उसी का बेटा अगला लीडर बनेगा। इनिशियली सोचा तो ये गया था कि छत्रपति के बिहाफ पर यहां पर सरदारों को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ऑटोनॉमी आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उसने भी इनको वीक करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मराठा लैंड है, ठीक है, मराठा का जो मेन लैंड है अराउंड टुडेज महाराष्ट्र, उसके बाहर और दूर के एरियाज में कौन एनेक्सेशन कर रहे हैं? ये सरदार लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये मराठा सरदार उसकी एनेक्सेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई ये नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन में, राइट। तो काफी कुछ क्या हुआ कि इस चीज की वजह से, इनके इस एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस की वजह से कई बार इनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे। इन सरदारों के आपस में भी एक दूसरे की टेरिटरी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे। और जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, आपने सलमान खान की वीर मूवी में जरूर देखा होगा, तब क्या था, ये अपने ओपोजर्स या ओपोजिशन के साथ हाथ मिलाने से भी नहीं चूकते थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो निजामुल मुल्क हो, या फिर कोई और, राइट। तो इस चीज ने हालांकि रेवेन्यू कलेक्शन को काफी एफिशिएंट करने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग रन में दिस सिस्टम टर्न्ड आउट टू बी अ मेजर वीकनेस विद इन मराठा एम्पायर, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। फर्स्ट सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हम देखेंगे कि इस चीज का फायदा उठाया, ठीक है। ये होलकर सिंधिया जी आपस में इनकी जो राइवलरी थी, ठीक है, वो पूरी कहानी बताऊंगा, राइट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। पर ये चीज आप अभी के लिए याद रखना, ठीक है, वहां पर इसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, ठीक है। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था, ठीक है। अब क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मराठास जो एक सिविल वॉर से गुजरा उसको दोबारा स्ट्रेंथ मिली, दैट इज द रीजन बालाजी विश्वनाथ इज ऑफन रिमार्क्ड एज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ये याद रखना, प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, इनका देहांत हुआ 1720 में, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय बाजीराव वन, एंड दैट रोल वाज प्लेड बाय रणवीर सिंह इन द फेमस मूवी बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो यहां पर अब इनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो मूवी अगर देख रखी है, बहुत कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हाँ, उतनी डिटेल नहीं जानी कि प्रियंका चोपड़ा मस्तानी का क्या रोल था, नहीं था। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो, अब क्या कहते हैं, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार, ठीक है, इस पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस पेशवा इन हिस्ट्री ऑफ मराठास, राइट। तो इनका राज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इनके राज के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज फॉलो की गई, जिसने मराठा एम्पायर की टेरिटरी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, अपने पिनेकल यानी कि अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया, राइट। सो जस्ट लाइक हिज फादर, इन्हें मालूम था कि मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा वीक हो चुका है, और अपने फादर की पॉलिसीज को ही देखकर इनको ये समझ आ गया था कि नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन इज द गोल, इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मराठास। सो व्हाट ही सेड, इन्होंने कहा कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ की शाखा पर हम अटैक करेंगे तो आसपास की कमजोर ब्रांचेस, कमजोर टहनियां, शाखाएं, ये अपने आप झड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये पेड़ कौन था, कमेंट में बताओ, व्हाट वाज दिस पेड़, ठीक है। ये पेड़ क्या था, मुगल एम्पायर, कमजोर पेड़, ठीक है। इसको स्ट्राइक करो, बाकी सारे के सारे जो इसके अंडर जो टेरिटरीज आती थी वो भी हमारी हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ क्योंकि मुगलों ने किसी समय पर रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो की, एंड मराठास वर एंटागनाइज्ड बाय दैट पॉलिसी, तो कॉन्सिक्वेंटली अब बाजीराव, ठीक है, बाजीराव वन, ही इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ हिंदू पातशाही, ठीक है। हिंदू पातशाही मतलब एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करने की इनका एक ऑब्जेक्टिव, ये इसको प्रीच करते थे। हालांकि इसमें कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा नहीं था कि इनके हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम्स को जगह नहीं दी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं था। हम कई मूवीज में भी इसकी रेफरेंस दे सकते थे कि इवन मुस्लिम्स गिव अ ड्यू इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठा इन्फेंट्री थी, ठीक है, उसको एक अफगान लीडर, ठीक है, एक अफगान तोपची उसको मैन कर रहा था, गार्दी के नाम से, राइट। तो यहां पर हिस्टोरियंस ने एनालाइज करने के बाद कहा कि इनका जो हिंदू एम्पायर के जो प्रीच था,
ठीक है, हिंदू एम्पायर की जो एक विजन दिखाते थे, प्राइमरीली इट वाज मेंट टू गैदर द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट हिंदू चीफ्स अगेंस्ट मुगल्स। ठीक है, एक कॉमन एनिमी जो मुगल्स थे उस समय पर, ठीक है, उसके उनके खिलाफ अपना सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए इन्होंने एक विजन दिखाया। ठीक है, कई बैटल्स इन्होंने जीती 20 साल के राज में। ठीक है, अपने 20 साल के राज में ही वन मेनी बैटल्स, एंड इनकी इन बैटल्स के कारण मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड एरिया का काफी बड़ा टेरिटरी मराठास के अंडर आ गया, उनके इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है, इन्होंने निजामुल मुल्क जो हैदराबाद में जिनका राज था, आसफ जा का, आसफ जा वन, उनके साथ भी कई बैटल्स हुई। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी को लेकर कई सारी लड़ाइयां हुई, राइट। और इन्होंने अल्टीमेटली उनसे चौथ और सरदेशमुखी गैदर करने का मतलब ही कंपेल्ड हिम टू गिव चौथ एंड सरदेशमुखी। ठीक है, तो यहां पर इनको भी काफी विक्ट्रीज मिली थी और कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स इनके होते रहते थे, राइट। अब कहा जाता है कि इतने ज्यादा फिरोशियस थे, आपने मूवी में भी देखा होगा, 20 साल की उम्र में पेशवा बन गए थे, एंड ही वाज अ वेरी वाइज, एबल एंड वेरी शार्प डिप्लोमैट एज वेल। ठीक है, एंड ही इज ऑफन रिमार्क्ड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स। मराठा जो थे वो वेस्टर्न घाट्स के रीजन के आसपास थे। ठीक है, थोड़ा सा जंगल और पहाड़ों वाला रीजन होता है, तो गुरिल्ला टैक्टिक्स वहां पर काफी कामयाब रहते हैं। ही इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के बाद अगर गुरिल्ला टैक्टिक्स में किसी को महारत हासिल है तो वो बाजीराव वन को है। ठीक है, इन्होंने मराठा इंपीरियलिज्म की एक नई पॉलिसी भी स्टार्ट की, जहां पर इनका ऑब्जेक्टिव था नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन। तो इसको कई बार यह भी कहा जाता है कि नर्मदा रिवर के बियॉन्ड एक्सपैंड करने का इनका ऑब्जेक्टिव था, और इनका एक विजन था। ठीक है, ये हिंदू पातशाही जो है इसको साउथ में कृष्णा रिवर से लेकर, ठीक है, आपका होमवर्क मैप में कृष्णा रिवर आइडेंटिफाई करना, वहां से लेकर नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर तक अपना साम्राज्य स्टैब्लिश करने का इनका एक विजन था। और उसी को लेकर इन्होंने अपनी पूरी उम्र, अपने पूरे 20 साल लगातार कई युद्ध लड़े। ठीक है, और प्रीमेच्योरली ही डाई। ठीक है, एक बहुत यंग एज में, लगभग 40 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है, राइट। अपने इन कैंपेन्स में, अपने इन युद्ध में इन्होंने कुछ फॉरेन पावर्स के साथ भी पंगा मोल लिया, जैसे कि पोर्चुगीज के पास सेल्सेट और बसेन के पोर्ट्स थे। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद थे और ये काफी स्ट्रेटेजिक पोस्ट थे। ठीक है, दीज आर क्वाइट स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, क्योंकि अगर यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो इन पोर्ट्स का अगर कंट्रोल यूरोपियंस के पास है तो वहां से ये काफी मुनाफा कमा सकते थे, राइट। तो जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे और उसमें ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ इंडिया करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एंग्लो मराठा वॉर्स में इन पोर्ट्स की भी बड़ी क्रूशल इंपॉर्टेंस रही। ठीक है, कुछ ट्रीटी साइन करते हैं आगे जाकर ब्रिटिश, जिससे कि वो इस सेल्सेट और बेसेन के पोर्ट्स को ग्रैब करना चाहते हैं, जिससे कि इनका, ब्रिटिश का मुनाफा बना रहे वेस्ट के साथ ट्रेड में। ठीक है, और इनकी जो फॉरवर्ड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी कि नर्मदा के बियॉन्ड हमने जाना है, इसका असर इनकी मृत्यु के बाद भी देखने को मिलता है, जहां पर 1760 तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ी टेरिटरी मराठास के अंडर आ जाती है, और ये पंजाब से लेकर बंगाल तक। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैप, दिस ऑरेंज पोर्शन इज बेसिकली द एरिया अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मराठास, राइट। तो यहां पर यही है ग्रेटनेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटनेस, के मृत्यु उपरांत भी वो नींव इतनी स्ट्रांग फाउंड करके गए कि एक्सपेंशन और इन्फ्लुएंस की जहां तक बात है तो वो बंगाल से लेकर पंजाब तक और साउथ, ठीक है, यहां से इतना बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में है। ठीक है, एंड निजाम्स के साथ क्या होता था, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है, चौथ सरदेशमुखी दे देते थे, फिर जब थोड़े पावरफुल हो जाते थे तो देना बंद कर देते थे, तो ये चलता रहता था। ठीक है, मैसूर के साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी, और डेक्कन में मराठास, निजाम एंड मैसूर, इनकी आपसी मतभेद का काफी फायदा ब्रिटिश ने भी उठाया। ये हम एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स सब में देखेंगे। ठीक है, उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसको, आपका एक्चुअल मॉडर्न इंडिया ना वहां से शुरू होता है, बट उसको समझने के लिए ये एक बैकग्राउंड काफी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस ये थी कि जो इतना बड़ा एरिया, अगेन वही देखो, बालाजी विश्वनाथ ने भी जैसे सीड शो किए थे ना मराठा कॉन्फेडरेसी के, ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू कलेक्शन, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन तक रह गया। इतना बड़ा एरिया, सिर्फ चौथ एंड सरदेशमुखी, उसी के ऊपर फोकस है। इन न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। एज अ रिजल्ट ये टेरिटरीज मराठा एम्पायर में प्रॉपरली कंसोलिडेट नहीं हो पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? जैसे मान लीजिए कि मराठा साम्राज्य में कुछ एक टेरिटरी इंटीग्रेट हो गई,
अब ये टेरिटरी का चौथ और सरदेश मुखी तो आ रहा है, लेकिन अगर उसको कंसोलिडेट करना है तो द वे मराठास गवर्न देयर मेन लैंड टेरिटरी, उसी प्रकार से इस न्यू टेरिटरी को भी गवर्न करना चाहिए। तभी वहां के लोग, वो टेरिटरी और वहां का सिस्टम, इट विल फील इंटीग्रेटेड विद द मराठा एम्पायर। ठीक है, तो यहां पर इधर इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं ना कहीं चूक हो गई। इसी के साथ साथ इन्होंने जो ऑफिसर्स, ठीक है, जो ऑफिसर्स और जो सरदार लगा रखे थे ये टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, तो उनकी फ्यूडल टेंडेंसीज को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, और इसी की वजह से ये जो कॉन्फेडरेसी थी आगे जाकर भी ये होलकर, सिंधियाज, गायकवाड़, इनकी भी आपस में बनती नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली पूरी उम्र ये युद्ध लड़े और युद्ध लड़ते लड़ते 1740 में इनका देहांत हो जाता है। एंड इनको सक्सीड करते हैं इनके पुत्र बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिनको प्यार से नाना साहब भी कहा जाता है। एंड यहां पर आपको आगाह करना चाहूंगा कि ये नाना साहब को 1857 रिवोल्ट वाले कानपुर वाले नाना साहब के साथ प्लीज कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, समय ही अलग है, ठीक है, वक्त अलग है, जज्बात अलग है, हिसाब ही अलग है, राइट। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं करना। सो बालाजी बाजीराव, ठीक है, 1740 से लेके 1761 विच इज द वाटरशेड ईयर फॉर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, उसने पूरा हमारे इतिहास का रुख ही बदल दिया। ठीक है, तो नाना साहब के अंदर क्या होता है, यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम मिडीवल टू मॉडर्न इज चेंजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर होता है छत्रपति शाहू जी का देहांत इन 1749। राइट नाउ छत्रपति शाहू जी इज सक्सीडेड बाय राजा राम II, ही इज अ सक्सेसर ऑफ शाहू जी। ठीक है, अब ये एक एग्रीमेंट करते हैं विच इज फेमसली नोन एज संगोला एग्रीमेंट ऑफ 1750। इस संगोला एग्रीमेंट के चलते सारी की सारी सुप्रीम पावर छत्रपति से पेशवा को दे दी जाती है ऑफिशियली। बालाजी विश्वनाथ के समय पर ये ऑफिशियल नहीं था, नाउ इट्स ऑफिशियल। सो द अल्टीमेट हेड ऑफ मराठास इज नाउ पेशवा, ही बिकम्स अ डी फैक्टो रूलर। ठीक है, पहले फंक्शनल हेड थे, ठीक है, छत्रपति सिंबॉलिक हेड थे, अब यहां पर डी फैक्टो रूलर वो बन गए हैं। ठीक है, ये वही बात है जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो वही चीज हो रही है। तो ऑलमोस्ट वहां पर क्या था, बालाजी विश्वनाथ के समय पर जो बाकी मराठा सरदार थे वो कभी कभी पेशवास की अथॉरिटी को चैलेंज भी करते थे, लेकिन यहां पर जब छत्रपति ने पेशवास को पूरी अथॉरिटी दे दी तो बाकी मराठा सरदार जो थे वो कहीं ना कहीं इन पेशवास के सबऑर्डिनेट की तरह हो गए। ठीक है, और ये चीज फर्दर फिर कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट करेगी। कॉन्सिक्वेंटली जैसे ही पेशवास को सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई तो जो सीट ऑफ पावर है, ठीक है, सीट ऑफ मराठा पावर है, वो पहले सतारा में थी, अब कहां पे होगी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कहां पे होगी? लाहौर में क्या अमृतसर में? कहां होगी? पूना में होगी। ठीक है, पूना, पेशवाज ऑफ पूना, वहां पर ये पावर, ये सीट ऑफ पावर आ जाती है। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव के अंडर, ठीक है, अपने पिता की ही फाउंडेशन जो एक बनी हुई थी, तो इनके अंडर वो फाउंडेशंस और ज्यादा आगे बढ़ती हैं। ठीक है, वो और ज्यादा एक्सपैंड होती हैं। तो ईस्ट, साउथ और नॉर्थ यहां पर एक्सपेंशन चलती है। ईस्ट में मराठास के ही एक सरदार, ठीक है, भोंसले ऑफ नागपुर, ये ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करते हैं। तो रघुजी भोंसले ये बंगाल, बिहार और ओडिशा यहां पर कंटिन्यूअसली रेड्स करते हैं। इस समय पर आपको पता है कि ईस्ट में कौन थे नवाब? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? ठीक है, वो आखिरी नवाब कौन थे जिनको मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया था? कम ऑन यार, हम ये सारी कहानियां कर चुके हैं। ठीक है, वो सब कुछ हमने बड़े क्लियरली किया हुआ है, इसको प्लीज रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब ईस्ट में रघुजी भोंसले ये रेड करते रहते थे और आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये आपको कहानी पूरी बताई थी कि वहां जब अलीवर्दी खान का राज आया तो उधर मुगल एम्परर कौन थे? अहमद शाह बहादुर, उनके साथ एक संधि साइन की गई थी। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में इसकी बात की गई थी। तो इस 1751 की संधि से क्या आउटकम थी कि ओडिशा ये दे दिया गया मराठास को, राइट। एंड अलोंग विद दैट चौथ एंड सरदेशमुखी, इन चौथ अलीवर्दी खान को मराठास को चौथ एंड सरदेशमुखी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मराठास का इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस अलीवर्दी खान के ऊपर बन गया। ठीक है, तो मुगल एम्परर को देने की बजाय ये मराठास को दे रहे हैं। सो मराठास, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस यहां पर भी एक्सपैंड हो गया है, राइट। तो दिस इज हाउ मराठास ये ईस्ट में एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है, और वही बात है कि जब थोड़े से ये नवाब स्ट्रांग हो जाते हैं, ये देना बंद भी कर देते थे, फिर मराठास रेड करते थे तो दोबारा इनको देना पड़ता था। ठीक है, ये ऐसे चलता रहता था, राइट। साउथ में क्या होता है? साउथ में मैसूर स्टेट है, तो उसको भी फोर्स कर दिया जाता है टू पे ट्रिब्यूट।
एंड नॉर्थ में राजपूत किंगडम्स लाइक उदयपुर, जयपुर, कोटा, इनके राजाओं को, इनके राज रजवाड़े जो हैं, इन्हें भी फोर्स किया जाता है टू पे चौथ एंड सरदेशमुखी। ठीक है, टैक्सेस देने के लिए इनको भी विवश किया जाता है। अब यहां पर 1752 में, ठीक है, हम सब ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में दैट अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 के बीच काफी सारी रेड्स की। कॉन्सिक्वेंटली 1752 में जब बहुत ज्यादा खतरा महसूस होना स्टार्ट हो गया मुगल साम्राज्य को फ्रॉम दीज अफगान इन्वेजन्स, तो वहां पर एक न्यू ट्रीटी साइन की गई विद द मराठास। ठीक है, तो इन अहमद शाह इन्वेजन्स के चलते मुगल एम्परर को 1752 की एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट की वजह से, एक एग्रीमेंट के चलते मुगल एम्परर अब मराठास के प्रोटेक्शन के अंडर है। कि मराठास ने जिम्मेदारी ली कि आप हमारे ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, आप हमारे अंडर हैं, तो आपका प्रोटेक्शन करना हमारा फर्ज है। और बदले में चौथ सरदेशमुखी ये लोग मराठास को पहुंचा रहे हैं। और एक और काम इन्होंने किया, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के समय पर, या फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री जब हमने पहला लेक्चर किया था, तो मैंने आपको बताया था इमाद उल मुल्क नाम का एक नोबल, ठीक है, एक पर्सन था, वो वजीर तक वो राइज हुआ था, तो उसको भी मराठास का सपोर्ट था। ठीक है, इमाद उल मुल्क के चलते मराठास ने हमेशा इंश्योर करने की कोशिश की कि उन्हीं का व्यक्ति, उन्हीं का चुना हुआ मुगल एम्परर बने। ठीक है, गद्दी को वही संभाले। और इमाद उल मुल्क के जरिए वो मुगल एम्परर्स के ऊपर नजर भी रखते थे। ठीक है, ये वही इमाद उल मुल्क है, ठीक है, जिसने क्या किया था। ठीक है, ये देखो, दिस इज फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, दिस स्लाइड इज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जब अहमद शाह बहादुर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अहमद शाह बहादुर, राइट, तो इनके साथ क्या हुआ था दैट अल्टीमेटली ही डाइड। ठीक है, इमाद उल मुल्क ने इंश्योर किया कि आलमगीर टू, ये जहांदर शाह का एक दूसरा बेटा था, इसको मुगल एम्परर बना दिया गया। ये वीक था, ज्यादातर पावर इमाद उल मुल्क के पास ही थी, और इमाद उल मुल्क ने आलमगीर टू को मर्डर कर दिया और इमीडिएटली किसको गद्दी पर बिठा दिया, शाहजहां 3 को। ठीक है, शाहजहां ओके, शाहजहां 3 को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, सो इसके बाद मराठास को यह मंजूर नहीं था, एंड कॉन्सिक्वेंटली मराठास ने अली गौहर, विच वाज आल्सो नोन एज शाह आलम 2, ये वही शाह आलम 2 हैं जो बैटल ऑफ बक्सर में अपनी एक अलायंस बना के, ट्रिपल अलायंस बना के अंग्रेजों का सामना करेंगे। ठीक है, सो यहां पे मराठास ने शाह आलम 2 को सपोर्ट किया और इमाद उल मुल्क को क्रिटिसाइज भी यहां पर काफी करना पड़ा। राइट, दीज स्लाइड्स आर फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स एंड आई होप कि आपको ये चीजें याद है। अब देखो, अहमद शाह अब्दाली का कॉन्फ्लिक्ट यहां पर कैसे मराठास को पूरी तरह खत्म करने में एक बहुत अहम रोल निभाएगा। हुआ ये कि पंजाब, बेसिकली मराठास का जो एम्बिशन था ना नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन का, तो इंडस तक चाहते थे, तो पंजाब का रीजन वहां पर आता है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के काफी बड़े एरिया को कैप्चर करके रखा हुआ था। लाहौर में इनका एक एजेंट इन्होंने बैठा रखा था, ठीक है, वो गवर्न कर रहा था लाहौर को, राइट, पंजाब को थ्रू दैट गवर्नर। तो यहां पर इस गवर्नर को खदेड़ दिया मराठास ने, जिसकी वजह से पंजाब में मौजूद जो चीफ काजी थे उन्होंने अब्दाली को कहा कि जल्दी वापस आओ, आपकी टेरिटरी चलेगी। तो अब्दाली ने आना नहीं था, तो इन्होंने जो प्रोवोकेशन कर दी अब्दाली की, तो वहां से अब्दाली डिसाइडेड टू रिटर्न। उन्होंने नाजिब-उद-दौला रोहिलखंड, ठीक है, नाजिब-उद-दौला ऑफ रोहिलखंड एंड शुजा-उद-दौला ऑफ अवध, इनके साथ अपनी अलायंस बना के मराठास, ठीक है, इनकी आर्मी को डिफीट करने का फैसला किया। राइट, सो पेशवा की आर्मी विच वाज बीइंग लेड बाय द माइनर सन ऑफ बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिनका नाम था विश्वास राव। बालाजी बाजीराव के माइनर सन कौन थे? विश्वास राव। और एक्चुअल कमांड किसके पास था? अर्जुन कपूर, जो था कौन? सदाशिव राव बाऊ। ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा, पानीपत मूवी में विश्वास राव भी जाते हैं युद्ध के मैदान में, एक्चुअल कमांड सदाशिव राव बाऊ के पास होता है, जो कि बालाजी बाजीराव के कजन ब्रदर थे। ठीक है, और इनकी एक इन्फेंट्री इब्राहिम खान गार्दी के द्वारा लीड की जा रही होती है। तो मराठास की नो डाउट यहां पर फौज अच्छी खासी स्ट्रांग थी। ठीक है, इवन जो इनकी इन्फेंट्री थी ये भी यूरोपियन लाइंस के ऊपर इन्होंने मॉडर्नाइज करके रखी थी, बट इवन देन ये जीत नहीं पाए। इसका रीजन, मेजर रीजन ये है कि इन्होंने जो ट्रिपल अलायंस यहां पर बनाई, ठीक है, पर्टिकुलरली अवध, राइट, तो अवध के अलायंस ने अब्दाली को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। एंड दूसरी बात, जो बाकी के राज रजवाड़े और किंगडम्स हमारे यहाँ मौजूद थे, जैसे कई सारे राजपूत, सिख्स, ठीक है, एंड इवन अवध, क्योंकि इनसे लगातार इनके किंगडम्स को रेड कर दी जाती थी, इनसे चौथ सरदेशमुखी मांगा जाता था, तो कॉन्सिक्वेंटली जब अब्दाली की इन्वेजन हुई, इन सब ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट सपोर्ट मराठास। कॉन्सिक्वेंटली अपनी थोड़ी सी हाई
इन फाइन्स और ट्रिब्यूट्स जो इन्होंने मांगे थे, वहां पर बेसिकली इन किंगडम्स ने सपोर्ट नहीं किया मराठास को. दे हैड टू फाइट ऑल अलोन और अल्टीमेटली ये युद्ध हार गए. ठीक है, दे लॉस्ट द बैटल. राइट, इस बैटल में विश्वास राव, सदाशिव राव, दे डाई अलॉन्ग विद मेनी ऑफ द मराठा सोल्जर्स. ठीक है, कहा जाता है कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से कि 28,000 मराठा सोल्जर्स दे डाई. ठीक है, दे पेरिश्ड इन दिस बैटल, जो कि 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुई थी. ये इतना बड़ा सदमा लगा पेशवा बालाजी बाजीराव को, राइट, दैट उस सदमे को ये झेल नहीं पाए, बीमार हो गए और अल्टीमेटली जून 1761 में इनका देहांत हो जाता है. और बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो बेसिकली इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो असली बेनिफिशियरी थे ना, 1757 में बैटल ऑफ पलासी होती है. ठीक है, बैटल ऑफ पलासी की खबर मराठास को होती है कि अंग्रेज कैसे खुद को एक्सपैंड कर रहे हैं और अगला निशाना कोई भी हो सकता है इनका. ठीक है, और मराठास 1758, 9, 1760, 61 तक इतने स्ट्रांग थे कि अंग्रेजों को क्रश कर सकते थे. इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से ये शो किया कि अभी भी डी फैक्टो रूलर हम नहीं है भाई. ठीक है, ये नवाब ही है भाई, नवाब इनका चल रहा है. राइट, क्या, ताकि मराठास और बाकी पावर्स को कहीं शक ना हो जाए. तो 1761 की इस डिफीट के बाद अंग्रेजों को दिख गया कि अब मराठास हमारा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. कॉन्सिक्वेंटली वो 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं और बक्सर की लड़ाई के बाद जो पलासी की लड़ाई से जो इनको गेन्स हुए थे, बक्सर की लड़ाई के बाद और भी ज्यादा गेन्स हो जाते हैं. बंगाल में ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, और जो मुगल एम्परर हैं शाह आलम II, उनको इलाहाबाद के फोर्ट में अपना एक पेंशनर की तरह बना देते हैं. ठीक है, मराठास को दिख तो रहा होता है लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी वीक हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा एक्शन लेने की हालत में नहीं है, स्थिति में नहीं है. ठीक है, तो जो रियल बेनिफिशियरीज थे बैटल ऑफ पानीपत के, ना अहमद शाह अब्दाली को इसका फायदा हुआ, ना मराठास को इसका फायदा हुआ अंग्रेजों को. ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट तक नहीं किया. राइट, तो इन्होंने अपना बंगाल में इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने का निर्णय किया था आफ्टर दिस बैटल. राइट, एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं दैट दिस बैटल डिड नॉट डिसाइड हु रूल्ड इंडिया बट रादर हु वुड नॉट. ठीक है, ना अब्दाली ना मराठास, ब्रिटिश. ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु रूल्ड इंडिया बट रादर हु वुड नॉट, एक्सप्लेन. तो आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, विद मराठा सो वीक इट क्लियर्ड द वे फॉर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. और आगे फिर हम जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे किस तरह से अलग अलग वॉर्स, कर्नाटिक वॉर्स, मराठा वॉर्स, मैसूर वॉर्स एंड पलासी बक्सर तो वैसे भी है, तो किस तरह से उसके बाद अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट मराठास, पेशवास कैसे पावर में आए. ठीक है, अब इनका फॉल के बारे में, ठीक है, इसके बाद की कहानी, वो रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, माधव राव, ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस इन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस चैप्टर. सो इसको रिवाइज अच्छे से कर लेना दोस्तों, और जब वो चैप्टर करेंगे अच्छे से पढ़ के आना ताकि उसके ऊपर हम अपनी सॉलिड ग्रिप बना सकें. टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलना फॉर द पीडीएफ्स, एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहना. राइट, एंड जिन्होंने P2I बैच लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, एंड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी स्टडी IQ कोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूज द कोड CS Live. बेसिकली आपको करना क्या यार, कुछ नहीं करना. देखो, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाओगे, दिस इज स्टडी IQ वेबसाइट. ठीक है, तो जो भी कोर्स है आपका, यहां पर आपको खोलना है कोर्स, बाय नाउ पर क्लिक करना है. बाय नाउ पर आप करेंगे अप्लाई प्रोमो कोड. तो जो प्रोमो कोड दे रखे हैं इनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे डोंट गिव एज मच डिस्काउंट एज CS Live कैन. तो इसको आप रिमूव करो. ठीक है, 32,000 का कोर्स था. नाउ अप्लाई दिस कोड CSLIVE. ये अप्लाई जब करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिलेगा. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर एंड एनरोल कीजिए. जल्द हम आपसे कहां मिलेंगे, P2I की क्लासेस में विद ऑल द बुक्स, इवन मोर ग्रेटर एनालिसिस, मोर डिटेल्ड एनालिसिस, आंसर राइटिंग सेशंस, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग. See you soon guys, wish you all the best. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.